अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। कल से पूरे मुल्क में एक लेटर का जिक्र है जो प्रेसिडेंट साहब ने भेज दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उसमें उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में जो फाइनल डेट है वो 6 नवंबर बनती है, 89th डे जब रिजोल्यूशन के बाद। फिर उसमें एकदम हेडलाइंस लगी कि 6 नवंबर की तारीख आ गई। फिर सबको थोड़ा सा जब लेटर पढ़ के एकदम एहसास हुआ कि नहीं, उन्होंने सजेस्ट किया है और सबको समझ नहीं है कि उन्होंने किया क्या है। खुद ही कंसीड कर रहे हैं। शुरू में पहले कहते हैं कि आइन के तहत मेरी पावर है इलेक्शन डेट अनाउंस करने की, फिर वेयर एज कोई 5-6 बारी वेयर एज करके उन्होंने बात की कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी एग्री नहीं करती मेरे व्यू पॉइंट से, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मेरे से एग्री नहीं करती, इलेक्शन कमीशन नहीं करती। और फिर इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप अगर आपको राय दी यू में कि आप देख लें, बात कर लें और सुपीरियर जुडिशरी से समझ लें, रास्ता ले लें कि क्या होना चाहिए। यानी कि वो भी एक ऑप्शन एंड डिस्क्रेशन है। जबकि लीगल एक्सपर्ट्स खुद उनकी पार्टी के, उनकी मुखालिफ पार्टी के, इवन फॉर्मर लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारिर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं जिन्होंने कहा कि अब जब रिजोल्यूशन हो गई है वक्त से पहले तो सदर के पास इख्तियार है तारीख देने का। उनकी अपनी पार्टी बार बार उनसे इसरार करती रही कि अब तारीख दें। कल एक प्रोग्राम में बात हो रही थी तो उनके वकील अबूजर जो थे उन्होंने कहा कि मुझे तो उन्होंने कहा, ताकीद की पहले मेरी मुलाकात में इमरान खान ने, कि आप जाके सदर साहब को कहें, मेरा पैगाम दें कि वो तारीख अनाउंस करें। बड़ा प्रेशर था। फिर हमने सुना कि कोई बड़ी अहम मुलाकात हुई दो अहम शख्सियात की, उसके बाद शायद कोई उनकी डिल्यूट हुई है ओपिनियन व्हाटएवर, लेकिन नज़र ये आया कि सारी विकेट की तरफ खेले हैं। लेकिन हुआ है, वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, व्हेन यू ट्राई टू प्लीज़ एवरीवन यू एंड अप प्लीजिंग नो वन। तो शायद हुआ ये है, पार्टी भी नाराज़ है क्योंकि उनके मुताबिक डेट नहीं दी जब दे सकते थे, और जिन दोस्तों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस मसले को आप इसमें ना इन्वॉल्व हों, उसमें आधा लेटर लिख के उनके साथ भी इन्होंने कुछ नाराज़गियाँ मोल ले ली। सो समझ नहीं आई कि हुआ क्या है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इन द मीन टाइम आज 2-3 डेवलपमेंट्स हुई। इमरान खान साहब की बेल और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों की बेल्स रिजेक्ट कर दी स्पेशल कोर्ट ने, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत साइफर वाला मामला देख रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली आज जो हमने देखा कि आज दोनों वकला ने, सलमान सफदर ने भी, शुएब शाहीन साहब ने भी 2-3 बारी बात करते करते आगे उसमें जो बाहर आई डिटेल्स। सो लेट्स सी ये किधर अब जाके बात जाती है सामने। और आपसे मैं खबर भी शेयर करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट। पहले मैं अपने गेस्ट साहब से इंट्रोड्यूस करवा दूं, लीगल इश्यूज़ हैं सारे, और उसके बाद मैं आपसे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर शेयर करूंगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम। अशतर औसाफ साहब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ और अब PTI के सेनेटर भी हैं, ये भी हमारे साथ हैं। आज सर अली आपसे शुरू करता हूँ। एक तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट, एक वादा किया हुआ है आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब ने नैब केस में, वो क्या कल आएगी? क्योंकि जुमे की, जब भी हमने देखा है, कल जुमा है, जब भी जुमे की खबर आती है ना, फैसला वो अहले इक़्तिदार के लिए या उनके लिए अच्छा नहीं होता। इट्स अ हिस्ट्री हमारे मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट और जुमा ये अच्छी खबर नहीं होती किसी के लिए। तो क्या शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट कल आएगी? बिकॉज आखिरी दिन है उनका, और आपकी भी पिटिशन फारिग कर दी है जो आप लोगों ने 90 दिन के इलेक्शंस के लिए आपने डाली हुई थी। देखिए, सबसे पहले तो जो हमने पिटिशन डाली थी उसका बता दूं। पिटिशन हमने डाली थी 2 पॉइंट्स पे। एक पॉइंट ये था कि इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट साहब को कहा जाए कि इलेक्शन कराएं 90 दिन के अंदर, जो रिक्वायरमेंट है आइन की। और दूसरा ये कहा था कि ये जो इलेक्शन कमीशन डिले करने की कोशिश कर रही है कि सेंसस हो गया है और हमने डिलिमिटेशन करनी है, इसमें आइन में गुंजाइश नहीं है कि आप इलेक्शन इस एक्सक्यूज़ पे डिले करें, इसलिए ये भी रिजेक्ट की जाए। ये इन 2 मौक़िफ़ पे पिटिशन फाइल हुई थी। और जो एक ट्रेंड बन गया है सुप्रीम कोर्ट में वो ये है कि रजिस्ट्रार सबसे पहले ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, टेक्निकल ऑब्जेक्शंस लगा देते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाई है कि आपको फोरम सही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। दूसरी ऑब्जेक्शन लगाई है कि आपने नोटिस की ड्राफ्टिंग सही नहीं की, वो दुरुस्त करें। इस तरह की कोई टेक्निकल सी ऑब्जेक्शंस लगाई हैं और ये एक रूटीन बन गई है। इसके बाद एक चेंबर में अपील की जाती है
और अपील में ये कहा जाता है कि रजिस्ट्रार अदालत नहीं है, रजिस्ट्रार कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, वो ये फैसले नहीं कर सकता। ये फैसला कि पिटिशन जायज़ है या नहीं है, या मेरिट्स में कोई खराबी है या तो नहीं है, अब आप उसको चैम्बर में करेंगे जाके में करेंगे, फिर चैम्बर से वो फिर फिक्स होती है जाके अदालत में बेंच के सामने। तो ये एक रूटीन का प्रोसेस चल गया है। बदकिस्मती है, डिले होते हैं मैटर्स इससे, लेकिन बहरहाल ये एक प्रोसेस के थ्रू हमें जाना पड़ेगा। तो अब हम इसके खिलाफ अपील करेंगे चैम्बर में और वो फिर वहां फिक्स होगी। तो नैब का फैसला कल आ रहा है जी। जहां तक फैसले का ताल्लुक है, ये जो फैसला है आ तो जाना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के 2 दिन रह गए हैं रिटायरमेंट के। लेकिन हमने देखा है कि कई बार रिटायरमेंट के बाद भी फैसले आते हैं जहां साइन किया जाता है, क्योंकि वो एक तरह से फैसला अनाउंस हो चुका होता है। लेकिन इस केस में चूंकि फैसला अनाउंस नहीं हुआ, तो ज़रूरी होगा कि या तो फैसला अनाउंस किया जाए या ये किसी किस्म की उसमें फैसला लिख के दे दिया जाए। तो ये शॉर्ट ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि हो सकता है वो कल के दिन आ जाए। अशर, एक चीज़ बताइएगा, इसमें कोई शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस नहीं हुआ हुआ, वर्बल ऑर्डर कोर्ट में कुछ नहीं हुआ हुआ। अगर ये फैसला अनाउंस नहीं होता इनकी रिटायरमेंट से पहले, तो फिर ये मामला ख़त्म, फिर नया बेंच बनेगा, क्या स्टेटस होगा इसका? जो अनाउंसमेंट होती है उसके लिए लिस्ट तैयार होती है और लिस्ट में अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट का जिक्र होता है। पहले चल रहा था जी आज शाम को शायद फैसला आ रहा है। तो वो कहने की बात और है, लेकिन हर चीज़ जो कागज़ पे होनी चाहिए, और वो कागज़ का तकाजा और प्रोसीजर ये है कि जब कोई फैसला अनाउंस होना हो तो उसको लिस्ट आउट करते हैं और उसमें लिखा जाता है कि अनाउंसमेंट, ताकि पार्टीज़ को पता चल जाए कि इसको अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं और कोर्ट का टाइम भी ख़त्म हो गया। अगर ये अगले 2 दिन में फैसला अनाउंस नहीं होता, तो फिर इसका केस का स्टेटस क्या है? That will be reheard. ये फिर दोबारा सुना जाएगा? It will be reheard. It has to be reheard. Okay. ये इस तरह होगा। जा। अच्छा अली साहब, अब एक उधर आए जरा, पहले ये इस पर भी एक बात कर लें साइफर वाले केस में, क्योंकि आपके क्लाइंट भी हैं। ये इतना आखिर साइफर का केस इस वक्त है क्या? क्यों आज ही बहस होती रही है कि वो बताएं वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, वो साइफर कहाँ है। इसलिए आपके जो बाकी लॉयर्स थे, खान साहब की टीम थी, वो अपने ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पड़ गई कि जी बुलाएं उनको, उनसे पूछें। क्या मेन थ्रस्ट यही है कि मिसिंग डॉक्यूमेंट है? और अगर वो डॉक्यूमेंट कल को मिल जाता है तो क्या फिर ये केस खत्म है इमरान खान का? मेरा ख्याल है केस जो बनाया गया है वो कुछ इस तरह है। एक तो इसका पार्ट यही है कि आपने एक साइफर था, एक डॉक्यूमेंट है जो कि साइफर जिसको कहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से गायब हो गया है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जा रही है इमरान खान साहब के ऊपर। एक तो ये पार्ट है उसका, और दूसरा पार्ट ये है कि आपने इंफॉर्मेशन लेके इसको गलत इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जो साइफर में इंफॉर्मेशन थी। और इन दोनों चीज़ों के जवाब बड़े सिंपल हैं कि सबसे पहले तो जो साइफर होता है, वो साइफर तो डॉक्यूमेंट एक्चुअली आता है बाहर से, और वो डॉक्यूमेंट आता है किसी और ज़ुबान में, और उसको फिर डीकोड करके तो एक कॉपी बनती है। और बाकी फिर जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, चाहे प्राइम मिनिस्टर को जाए, प्रेसिडेंट को जाए, आर्मी चीफ को जाए, वो सारी, या फॉरेन मिनिस्टर को जाए, वो सारी कॉपियां जाती हैं। तो कॉपियां गायब होना या कॉपियां मिसप्लेस होना या कॉपियां ना मिलना, ये कोई जुर्म नहीं होता। वो अगर वहां से जो ओरिजिनल साइफर आया था, जो कि जिसको ट्रांसलेट किया गया था, अगर हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है और वो बड़ी एक लिस्टेड रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट पे 5 लोगों को मिल रहा है, तो वो कॉपी ही इंपॉर्टेंट है ना। कॉपी तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इट इज लाइक एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। क्राइम जो होता है वो कॉपी का नहीं है, क्योंकि साइफर तो मौजूद है, वो तो मिनिस्ट्री में मौजूद है। और अगर कॉपी कहीं गुमी है, वो नंबर 1 क्राइम नहीं होता, और नंबर 2 वो कॉपी प्राइम मिनिस्टर ने तो खुद गंवानी नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, आपने बड़े देखी हैं चीजें, आप खुद पीटीवी के चेयरमैन भी रहे हैं। आप तो डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं रखते। आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपकी एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो एक बाकायदा हाँ बिल्कुल। और वैसे भी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज द कस्टोडियन, उसमें तो कोई शक नहीं है।
तो वो इसलिए ये कहना कि ये इस जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर साहब पे है, ये बिल्कुल बजा नहीं है। और जहां तक साइफर का इस्तेमाल का है, वो इस्तेमाल साइफर नहीं हुआ, इस्तेमाल तो बेसिकली जो पब्लिक इंफॉर्मेशन थी जिसका जवाब भी दिया गया। आपको याद होगा कि एक बाकायदा कमेटी बैठी जिसमें सिक्योरिटी हमारी जो कमेटी थी, जिन्होंने बाकायदा इसको डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद एक वापस रेप्रिमांड भेजा, जिसको डिमाश कहते हैं शायद, वो भेजा वापस कि ये आपने गलत ऐसे आपके ऑफिशियल अमेरिका के ऑफिशियल गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने ये गलत बातें की हैं। तो ये एक पब्लिक नॉलेज हो गई। उसके बाद उस पब्लिक नॉलेज को किस तरह कौन इस्तेमाल करता है, वो ये कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि पब्लिक नॉलेज में आपने मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्स बना के उसको पब्लिक नॉलेज बनाया, विच वॉज कॉन्ट्ररी टू द। बाद में तो हो गया ना, खान साहब ने बाद में अपना वो भी बदल लिया स्टांस। चलें, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन मुझे मैं अश्तर ये बताएं, लग ये रहा है कि जो अभी तक केस इतना चल रहा है, एम्फोसिस शायद ये भी है कि प्रोसिक्यूशन को समझ आ गई है कि कागज गुम गया हुआ है, तो वो उसी पे फोकस करके बाहर है। वो तो सेकंड पार्ट में आएगा ना, जब उसके कंटेंट्स पॉलिटिकल किया नहीं किया। अगर ये कागज नहीं मिलता एंड समहाउ ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे और खान साहब पे, हाउ डैमेजिंग इज इट? वेरी डैमेजिंग। बिकॉज अली कह रहे हैं कि ठीक है यार, कागज था, कॉपी थी, अगर हो गया दाएं बाएं, उसकी प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की है। एंड आई टेंड टू एग्री विद दैट कि वो प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं कागज अपने ब्रीफकेस में रखने ना, उसने पढ़ा, उसको दे दिया, अच्छा भी रखो या वॉट एवर, unless he proves कि जी मैंने कागज दिया तो वापस नहीं आया। I wish this was that simple. I'm not conducting the case. I'm not aware of the various, जो बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, लेकिन जो इसके अंदर फर्द जुर्म है और वो सारे उस चीज़ को देखना है। और उसमें है कि इसको लहराया गया पब्लिक के सामने, जेब से निकाला और कहा कि ये है वो साइफर। और आप याद करें कि ट्रंप के ऊपर भी यही इल्ज़ामात हैं कि वो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लहरा के दिखाते रहे और वो उनके घर से अपनी पोजीशन में रखे, वो राइट ले गया था, ये भी उनकी पोजीशन में था। इट वाज इन हिज पॉकेट एंड ही टुक इट आउट। खैर, ये मेरिट्स ऑफ द केस की बात है, लेकिन जो सवाल बनता है इसके अंदर, वो सवाल ये है कि क्या एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कोड्स हों, उसको आप अपनी सीक्रेसी ऑफ द ऑफिस में से निकाल के अपने ओथ की वायलेशन करके, क्योंकि ओथ में भी है कि जो कुछ भी आपके सामने लाया जाए आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी में, उसको आप पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये आइन में लिखा है। तो ये भी एक कह रहे हैं हमने डिक्लासिफाई कर दिया था ना, इसलिए हम बात कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा है तो वो उसका डिफेंस बनेगा, लेकिन अभी तक सफ़ाए मिसल पे ये चीज़ नहीं आई। जो सफ़ा मिसल पे बात है वो है 164 का बयान जिसका आपने जिक्र किया, आजम खान का, आजम खान साहब का, जो बताएंगे कि ये मेरी कस्टडी में अगर होना था तो वो कहाँ चला। आजम खान अब तक अरेस्टेड क्यों नहीं है? मतलब कि एक की बंदा है, हु इज द मिसिंग लिंक, और आज उन्होंने ये वर्ड यूज किए हैं, मिसिंग लिंक है। शाह महमूद अंदर, चेयरमैन पीटीआई अंदर, आजम खान क्यों अंदर नहीं है? देखिए मैं बताऊँ आपको, दिस इज़ फॉर द प्रोसिक्यूशन कि वो, और ये एक जजमेंट है और 9 जजेस का फैसला है या 7 जजेस का फैसला है कि प्रोसिक्यूशन की सवाबदीद है कि वो किसी को अरेस्ट करके अपने पास रखना चाहता है या उससे बेल, जिसको बेल बॉन्ड्स कहते हैं, उसको बेर करें। और 164 का बयान जो है, नहीं तो ये उसको वो एज अ विटनेस समन नहीं करवा सकते इनका। ही विल हैव टू बी क्रॉस एग्जामिन्ड। 164 का बयान ऐसे जो है मनोन नहीं आएगा, बट ट्रायल की बात है। मुझे अली बताइए, ये सदर साहब ने किया क्या है? आपसे भी मुलाकातें करते रहे हैं, बाकियों से भी मुलाकातें करते रहे हैं। इवन आजम नज़ीर तारड़ कहते थे कि राइट है ये बिल्कुल प्रेसिडेंट का, इन हालात में प्रेसिडेंट का काम है तारीख देना, और बाकी लीगल एक्सपर्ट्स भी ओवरवेलमिंगली कहते थे उनका राइट था। फिर ये इन्होंने क्या है, ये इन्होंने कल मैं प्रोग्राम में सुना था, अश्तर साहब वैसे बड़े शरारती आदमी हैं, ऐसे आमतौर पर कहते हैं, इन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट ने एक शरारत की है दोबारा। पहली बारी तो चले मुझे समझ आई, उन्होंने जो कंट्रोवर्सी खड़ी की वो भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी, लेकिन बड़ी बारीक अच्छी हुई, मज़ेदार होगी, जब उन्होंने कहा कि मैंने तो साइन नहीं किया, मैंने कागज़ वापस कर दिए थे।
आर्मी अमेंडमेंट एक्ट के, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के, तो मेरे साथ हाथ हो गया। मेरा जो या मिलिट्री सेक्रेटरी ने या मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मेरे वो कागज़ वापस नहीं भेजे, मुझे कहा गया। वो भी उन्होंने बड़ा टेक्निकली चुन के बताया इतने दिनों के बाद, जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, देन सडनली ही रिमेंबर्ड। कोई लॉजिक है ये खत लिखने की जो कल लिखा है जिसमें मैं तो पर्सनली और आई थिंक पार्टी की भी अब पोजीशन यही है कि खुश हूं इस लेटर से, और उसकी वजह मैं बताता हूं क्यों। मेरी नजर में जो पैराग्राफ जब 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 पॉलिटिकल हालात बुरे जा रहे हो तो छोटी छोटी खुशियां ही ढूंढता है इंसान। तो इसकी वजूहत मैं आपको बता देता हूं। पहली बात जो मेरी नजर में प्रेसिडेंट साहब ने पैराग्राफ 2 या 3 पैराग्राफ में की है, उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 48(5) के तहत ये इलेक्शन डेट अनाउंस करना मेरा हक है, और यही पोजीशन आइन की भी है, यही पोजीशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी कहती हैं। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि मैं अकेला अनाउंस करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन एक्ट में जो ऑब्लिगेशन है, जो जिम्मेदारी है, वो ये है कि उस इलेक्शन डेट के पहले जितना इलेक्शन शेड्यूल है, यानी नॉमिनेशन पेपर कब फाइल होने हैं, स्क्रूटनी किस तरह होनी है, वगैरह वगैरह, जितनी डेट्स हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी इलेक्शन कमीशन ने करनी है। और प्रेसिडेंट साहब ने ये भी देखा कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद करूं कि वो ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें। उन्होंने ये भी देखा कि जहां तक प्रोविंसेस का ताल्लुक है, एक ऑलरेडी केस 14 मई वाला सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, और उन्होंने ये देखा कि सिंध असेंबली और जो बलूचिस्तान असेंबली है उसके लिए डेट चीफ वो हमने ठीक है, वो हमने कल से सारी कौम ने लेटर याद कर लिया है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पहले उन्होंने खत लिख के मुलाकात के लिए बुलाया। चीफ साहब ने कहा सर जी आप आराम से बैठे हैं, प्रेसिडेंसी में बैठे हैं, वी डोंट नीड टू टॉक टू यू, वी डोंट नीड टू कंसल्ट विद यू, कानून के मुताबिक हमने फैसला करना है, हम कर देंगे। वो अपने लेटर में भी लिख रहे हैं कि मेरा व्यू पॉइंट से टोटली डिसएग्रीड है, लॉ मिनिस्ट्री का भी व्यू पॉइंट इलेक्शन कमीशन वाला है, सूबों का भी लेता है, सब कुछ है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे समझ ये आती कि लेटर लिखते और कहते हैं कि अभी 6 नवंबर की मैं डेट दे रहा हूँ, लो या दो, जो मर्जी करो, तो कुछ समझ आती है। अब लग ये रहा है कि इन्होंने लेटर लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है, सुना किसी और को रहे हैं, जैसे हवा में बॉल फेंका इन्होंने इस उम्मीद पे कि शायद सुप्रीम कोर्ट को छिक्का मारे या चीफ जस्टिस जाते जाते कोई गेम करें। इस लेटर का तो ही नोज, हम सबको पता है इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या आएगा, हम सबको पता है कि इस पर क्या जवाब आएगा। तो ये क्या, जिस तरह अख्तर साहब कह रहे थे, क्या शरारत है? इज इट रियली बैडली प्लान शरारत? साहब नेक्स्ट स्टेप देखें, वो ज्यादा जरूरी है। ये इस लेटर के बाद अब एक ही स्टेप रह जाती है, और वो ये है कि जब आपकी 2 इंस्टीट्यूशन, जो प्रेसिडेंट है और इलेक्शन कमीशन है, उसके दरमियान क्लियर डाइवर्जन है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक जजमेंट दे दी हुई है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो अब ये सारा का सारा मामला जो इलेक्शन का है, ये अल्टीमेटली अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही फैसला करना है। उसमें भी वो कह रहे हैं यू मे सी गाइडेंस, ये भी नहीं कह रहे कि इट इज इनकम्बेंट अपॉन यू टू सी गाइडेंस, इट इज इनएविटेबल दैट यू सी गाइडेंस। वो वहां भी फॉर्म जबान नहीं है, भाईजान ये है यार, मेरी बात, मेरा तो ख्याल है आप सुप्रीम कोर्ट से पूछ लें। इतना माफी अंदाज में, मतलब मुझे अक्सर आप बताएं, मुझे समझाएं कि इनकी तो हमदर्दी है ना, मुझे समझ आता है इनका दिल दुखेगा भी तो अलीनी बात करेंगे, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये व्हाट वाज दिस, ये बेवकूफ बनाया सबको, या एक्चुअली आखिरी 3 दिन में कोई चीफ जस्टिस सो मोटो ले लें, कुछ करें? व्हाट वाज दिस? मेरे एक बुजुर्ग कहा करते थे कि जब किसी से लड़ाई करनी हो तो उसको पूरी तरह काबू करके गिरा लेते हैं, चुटकी नहीं काटते। तो ये चुटकी काटने वाला जो अमल है ना, इसने एक अजीब, मैं आप सब पिछले 2 दिनों से यही बातें कर रहे हैं, आज का दिन और कल का दिन बिल्कुल यही बातें हो रही हैं। इसका ना कोई सर है ना पैर है, अनफॉर्चुनेटली। शुरू आप करते हैं वेरएस से, ये चिट्ठियों का मतन होता ही नहीं है। कभी आपने प्रेसिडेंट साहब की जो पिछली चिट्ठियां हैं उसका ये आपने पैटर्न देखा नहीं है। सो ये प्रॉबेबली किसी और ने लिखी और कहा कि जनाब सदर मुमलिकत साहब इस पर दस्तखत कर दीजिए, और ये फरमाइशी चिट्ठी है, क्योंकि आप इसे जो पहले सीक्वल इसका देखें, ये सीक्वल है उसका जो ट्वीट किया, उसके बाद जो चिट्ठी आई पीटीआई की तरफ से,
और फिर जो पैगाम रसानी हुई है सदर के और PTI के चेयरमैन के दरमियान में, सो ये हिजान पैदा करने के लिए ये एक अजीब मखमसा सा सारा हो जाए। आई थिंक दिस इज़ टूवर्ड्स दैट एंड, क्योंकि इसका कोई ना सदर के पास इख्तियार है डायरेक्शन देने का। मानते हैं जैसे अली कह रहे हैं, अली कह रहे हैं कि इसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि एक चीज पे बड़ा एम्फसिस आ गया है कि सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान में एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज है, लेकिन आज का तो नहीं, हाँ आज का नहीं, लेकिन इस लेटर के बाद अगर इलेक्शन कमीशन नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट में, क्या सुप्रीम कोर्ट का नए चीफ जस्टिस इस पर सो मोटो लेके इसको उठा सकते हैं? देखिए, पहली बात रेफरेंस जो है, जो रेफरेंस अली मैं आता हूं आपके पास, ओपिनियन लेने के लिए सदर के पास इख्तियार है, वो किसी और को नहीं कह सकते। और आपके पास ये सारी हैं, रेफरेंस भेजा उन्होंने काजी, आपका ख्याल है कि इस पे रेफरेंस भेज देते अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता? एग्जैक्टली, व्हाई डिड यू नॉट डू दैट? क्योंकि वो भी वो जो है, क्योंकि इसमें कोई किसी किस्म का अभाम नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, और ये बदनीयती है, ये टोटली बदनीयती से हुआ है। अली फिर ये बताया ना, अगर प्रेसिडेंट को इतना था तो फिर रेफरेंस ही मांग लेता यार, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती, भेज देता रेफरेंस। देखें, सबसे पहले तो देखें सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इन्वॉल्व है, क्योंकि यही मैटर 90 दिन के इलेक्शन का और प्रेसिडेंट की पावर्स और इलेक्शन कमीशन की पावर्स का, ये दो पिटिशनों में ये पेंडिंग है मामला। एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फाइल की हुई है पिटिशन, जिस पे नंबर लग चुका है और वो राइप फॉर हियरिंग है, ये पेंडिंग है मामला। और एक वो पिटिशन जो रजिस्ट्रार ने भी ऑब्जेक्शन लगाए, PTI की पिटिशन, जो कि अब अपील की स्टेज पे जाएगी। तो ये दोनों मामला पेंडिंग है, सुओ मोटो लेने की जरूरत नहीं। जहां तक प्रेसिडेंट की रेफरेंस का ताल्लुक है, आपको इल्म है कि रेफरेंस प्रेसिडेंट साहब खुद नहीं दे सकते, वो एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे एक्ट कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने रेफरेंस देनी है तो पहले प्राइम मिनिस्टर साहब उनको एडवाइस करेंगे कि आप रेफरेंस फाइल करें, फिर वो फाइल करेंगे। इसलिए उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने एक सेकंड, जब प्रेसिडेंट ने लास्ट टाइम बिल्स के ऊपर वो जब रेफरेंस वाला मांगा था, तब तो 63A वाला तब तो कोई प्राइम मिनिस्टर का उस पर एडवाइस नहीं थी उनको। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस थी, काबीना की एडवाइस थी, बल्कि थी एडवाइस थी। और लेकिन देखिए, ये मानते हैं ना कि प्रेसिडेंट जो है वो खुद से नहीं जा सकता। अगर वो खुद से नहीं जा सकता तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह सकता है कि जी आप रेफरेंस भेजते। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। आइन की तो ये खिलाफ वर्जी होगी ना कि अगर कोई इदारा सवाए सदर पाकिस्तान के रेफरेंस भेज दे तो हाउ कैन ही। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है। नजर ये आता है कि मेरे नज़दीक तो ये एक पॉलिटिकल मूव थी फ्रैंकली, और शायद उसका वो रिजल्ट नहीं मिला जो सदर साहब चाह रहे होंगे, या अपने ऊपर से उन्होंने प्रेशर हटाए हैं, हो सकता है अल्लाह जानता है, वो जानते हैं, वी कैन ओनली गेस अबाउट इट। लेकिन एक क्विक आंसर, फिर मैं ब्रेक लेके दूसरे सवाल करने हैं। अली, आपसे पहले, इसकी कोई लीगल वक़्त है, कोई इसकी लीगल कोई हैसियत औकात है इस खत की? अली जी, इसकी सिर्फ एक लीगल हैसियत, या वो उसको आप कहें, इसका एम्फसिस है, इफेक्ट है, और वो ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है कि इलेक्शन 6 नवंबर से पहले होना चाहिए, मैक्सिमम फाइनल डेट। तो वही 6 वेरास के खतों के बगैर ही लिख देते, आप बताएं। तो विशफुल थिंकिंग और खुशफहमी, ये सिर्फ ये इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं, कोई आईनी हैसियत नहीं है, ये खुशफहमी है जिसको आप अंग्रेजी में विशफुल थिंकिंग और एक दिन की ग्लोरी है मीडिया पे। बिल्कुल जी, सदर मुमलिकत जो है वो ही जीनत है इस वक्त तमाम मीडिया चैनल। चलिए आप एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू द शो। आप अभी मुझे ब्रेक में कह रहे थे, मैंने गली से चीज पूछनी है, पूछे। आप सर पूछते डायरेक्ट ही कर लें, आप दोनों हैं। मैं चूंकि मुझे पता चला है अली जफ़र साहब की तवासत से, और कल भी उन्होंने इसका जिक्र किया था कि 2 पिटिशन्स पेंडिंग है। क्या सदर मुमलिकत उन पिटिशन्स में नॉमिनेटेड हैं एज रिस्पोंडेंट? जी,
अगर वो रिस्पोंडेंट हैं तो फिर तो ये चिट्ठी बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए थी, क्योंकि अगर सब जुडिस एक मामला है जिसमें वो खुद रिस्पोंडेंट है तो ये उस केस के ऊपर असरअंदाज होने का है। टेक्निकली मुझे बताएं क्या सब जुडिस है? अभी हियरिंग शुरू नहीं हुई, अभी तो दफ्तर में नंबर लगा। जब नंबर जब यस, बिकॉज एक पिटिशन चलेगी जिसका उनको इल्म है। अगर उनको इल्म है कि उसकी हेयरिंग होनी है तो ये हेयरिंग पे असरअंदाज होने का एक तरीका है, which is to be condemned। तो ये आप कह रहे हैं कि सीरियस मिसकंडक्ट ऑफ ऑफिस। एब्सोल्युटली। अली साहब बताएं जरा ये। मेरा ख्याल है अभी शायद सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन नहीं है कि अभी उसे नंबर लगा है, अभी उसकी कोई समाअत नहीं हुई, ना नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन इन एनी केस आई थिंक प्रेसिडेंट साहब ने अपने लेटर में बड़ा लिख दिया है साहब कि ये सब जुडिस मैटर है, बेहतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला करे। और उन्होंने अपना मौक़िफ़ बता दिया है, और उन्होंने जिस तरह मैं आपको अभी अपना मौक़िफ़ बता रहा हूँ, अशरफ साहब बता रहे हैं। अली एक से रुकिएगा। आप इस वक्त एक प्राइवेट सिटीजन हैं, सेनेटर तो हैं, लेकिन आप वैसे पब्लिक ऑफिस होल्डर उस तरह नहीं है कि कोई आईनी ओहदा आपके पास नहीं है, हम तीनों के पास नहीं है। हमारा ओपिनियन देना और बात है, वो हेड ऑफ स्टेट हैं। अगर उनके नोटिस में है और वो खुद कह रहे हैं कि सब जुडिस मैटर, और वो ये नहीं कह रहे कि तख्ती वो उस पर डेट डली हुई है, वो कहते हैं सब जुडिस मैटर है। क्या सब जुडिस मैटर जिसमें डायरेक्टली रिस्पोंडेंट खुद वो आईनी ओहदेदार हो, क्या उसके लिए प्रॉपर है कि उसके ऊपर वो एक दूसरे आईनी ऑफिस को एक पूरा ओपिनियन वाला अपना लेटर लिखे? इज इट प्रॉपर? बिल्कुल नहीं जी। ये इनफैक्ट आप अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो रीसेंट फैसला आया है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू डिसमिस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि जनाब सबसे पहले तो प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन को बुलाना है, उनको कंसल्ट करना है, और अगर इलेक्शन कमीशन या प्रेसिडेंट को कोई मसला है या मसाइल है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रजू फरमाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और एप्लीकेशन दे और उनको जाके बताए कि हमें क्या मसला है। अगर उनको कोई मसला है, वो तो ये कह रहे हैं लेजिस्लेशन चेंज हो गई है, हमारे पास पावर आ गई है। अब सदर साहब अपने लेटर में इन अ वे कंसीड भी कर गए, अपना राइट मान के उसको एब्डिकेट कर दिया, छोड़ दिया। खुद कह रहे हैं कि मेरा राइट है, लेकिन उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि शुरू में सेकंड पैरा में सदर साहब कहते हैं मेरा राइट है तारीख देने का, एंड में जाके कहते हैं भैया 6 नवंबर तक गेम खत्म हो जाती है, 6 नवंबर तक इलेक्शन हो जाना चाहिए। और इसके बाद वो ये भी नहीं कहते कि 6 नवंबर के लिए आप वो लें, वो कहते हैं आप कोर्ट के पास जाएं और सिंगल डेट ऑफ इलेक्शंस के लिए आप बात करें। क्या होगा? ही इज नॉट इवन इंसिस्टिंग कि 6 नवंबर करें, वो कहते हैं कि प्रोविंशियल उसकी सिंगल डेट पे करें। अब वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज उनको ये है ख्याल कि 4 और सूबाई असेंबलियों की भी इलेक्शन होने हैं, right. और डेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों ने देनी है, गवर्नर देनी है। एक मामला जो पंजाब वाला है वो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख फिक्स करनी है, तो इसलिए बेहतर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ही सारे मामले को नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन की डेट का एक बार फैसला करे। आपने मैं प्रोग्राम में सुन रहा था, प्रॉब्ली मेहर का प्रोग्राम था, वहां थे आपने ये बात उठाई थी शायद कि ये प्रोविंशियल की तो डेट दे ही नहीं सकते सदर साहब, तो ये फिर एक दिन की डेट दे नहीं सकते, नहीं दे सकते। और उनको पता है इस बात का, और अली जफर साहब ने भी ये बात मानी है कि वो तारीखें तो गवर्नर्स ने देनी है। अब छोटी सी बात, एक गवर्नर साहब कहते हैं कि मेरे ख्याल में 9 नवंबर ठीक है, दूसरे कहते हैं नहीं 8 दिसंबर होनी चाहिए, और तीसरे साहब कहते हैं कि मैं तो समझता हूं कि ये जनवरी की 5 तारीख होनी चाहिए। तो क्या ये कंफ्यूजन सब बढ़ नहीं जाएगी? विदिन 90 डेज मुख्तलिफ तारीखें दे दें तो इससे कंफ्यूजन बढ़ नहीं जाएगी। इसीलिए सदर मुमलिकत ने असेंट दी उस लॉ को जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं तफवीज़ कर दी गई हैं, दे बीन गिवन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए उन्होंने चिट्ठी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, जो अब वो टेक्निकली एक अबूरी सदर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ही इज स्टिल द प्रेसिडेंट जो नया आया, ये जो टाइम फ्रेम है क्या इसमें वही पावर्स हैं सदर की जो एज 5 साल की मुद्दत तक थी? एब्सोल्युटली वही पावर्स हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, उसमें कोई नहीं है उनकी। आई सी नो प्रॉब्लम देयर। और इसी तरह जो चीफ मिनिस्टर्स CCI में बैठे उनकी भी वही पावर्स हैं जो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की, वो भी एक अभाम सा क्रिएट करने की कोशिश वहाँ पे वर्ड चीफ मिनिस्टर है, और ये नहीं है कि केयर टेकर का कोई तशख्खुस को अलग है।
एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। अब ये जब सब बातें हो गई तो क्या ये मुनासिब नहीं था कि सदर मुमलिकत इस पर कुछ ना कहते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पेंडिंग है जिसमें ये खुद रिस्पोंडेंट है, तो क्या वाई डिड ही देन राइट? ये भी एक एस्पेक्ट है जिसके ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी, उठनी चाहिए और सवाल करना चाहिए कि आप जानते बूझते हुए कि आप एक केस में रिस्पोंडेंट हैं, आप फिर भी उसके मुतालिक चिट्ठी लिख रहे हैं। यू आर द हाईएस्ट ऑफिस। फिर आपने खुद इनवाइट किया और कहा कि मुझे ओपिनियन दी जाए, और कहाँ से ओपिनियन दी जाए? लॉ मिनिस्ट्री से। तो रूल्स ऑफ बिजनेस क्या कहते हैं कि जब कोई इस तरह की चीज़ आए तो लॉ मिनिस्ट्री से आप ओपिनियन लेते हैं, वो ओपिनियन आप पे बाइंडिंग होती है। और अगर यस, ये कहाँ पे है? ये रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है। ये बताएं, आप सर मार रहे हैं, अगर रूल्स ऑफ बिजनेस लॉ मिनिस्ट्री की ओपिनियन आए, क्या वो बाइंडिंग है सदर पे? जब वो खुद मांगे, जब वो खुद मांगे, आपने खुद नहीं, अगर खुद मांगी है, अगर खुद मांगी है, सदर साहब ने खुद फैसला करना है कि आइन के तहत उनकी क्या जिम्मेदारी है। He has to apply his mind. He has to apply his mind. And therefore he sought opinion. तो उसके बाद भी तो उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करना ना, बेस्ड ऑन उन्होंने नहीं बात सुने, एक ओपिनियन वो चार जी अली चार आपको याद होगा कि जब ये सेंट का मामला आया था तो सेंट के मामले पे भी लॉ मिनिस्ट्री का मौक़िफ़ कुछ और था कि हमने तो हमारे मुताबिक तो ये कानून किया है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया। तो ये कहना कि बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद कहा है कि जहाँ तक डेट का फिक्स करने का, ये इसमें प्रेसिडेंट साहब किसी और के पाबंद नहीं। और दूसरी एक और बात आपको बताऊं मालिक साहब, आपको पता है मौक़िफ़ जो इलेक्शन कमीशन का है उसको भी ज़रा बयान कर देते हैं, और जो लॉ मिनिस्ट्री का है वो ये कहते हैं कि हमें इलेक्शन एक्ट के तहत हमारे पास ये इख्तियार आ गया है अब, जो पहले प्रेसिडेंट साहब के पास था, कि हम डेट फिक्स करें। तो ये जब कमेटी की मीटिंग हो रही थी, मैं भी उस पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा था, और मैंने इन राइटिंग ये ऑब्जेक्शन की। मैंने कहा देखें, अगर आइन कुछ कहता है, अगर आइन कहता है कि प्रेसिडेंट डेट दे सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को आप इख्तियार नहीं दे सकते एक आम कानून के ज़रिए। इसलिए इस पर वाज़े तौर पे लिखें कि ये सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर आप दे रहे हैं। तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये मान के ये लिखा है, आप अमेंडमेंट पढ़ लीजिए, उसमें ये लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आज़म नज़ीर तारिक अपने मुंह से कह रहे हैं, मैं भी कहता हूं, आप तीनों, आप भी ये भी उस पर एग्री करते हैं। हाँ, लेकिन वो सिर्फ नेशनल असेंबली तक कन्फाइंड है। हाँ, एग्जैक्टली। वो प्रोविंशियल की तो नहीं डेट्स दे सकते। ये प्रोविंशियल की बात ही कोई नहीं कर रहा, लेकिन जो लॉ मिनिस्ट्री की ओपिनियन थी वो उसके बरक्स थी। अब आप कह रहे हैं कि लॉ मिनिस्ट्री की ओपिनियन हर ओपिनियन के बरक्स हो, सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन से बरक्स हो, लेकिन वो माननी पड़ेगी प्रेसिडेंट को, तो ये तो नहीं हो सकता। नहीं, वो अगर गलत ओपिनियन है, आपने कहा कि उसमें बाइंडिंग है। नो, देखिए, नहीं, डोंट, मैंने ये कहा है जब आप खुद ओपिनियन मांगते हैं तो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जब वो ओपिनियन आप पे गई है तो उसको आप खुद से तो रिजेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर आस्किंग फॉर अ लीगल ओपिनियन, एन एक्सपर्ट ओपिनियन। मैं प्रेसिडेंट, आप उसके बाद अटॉर्नी जनरल, एक लेमैन क्वेश्चन है कि मैं एक प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, वो 4 मुख्तलिफ सोर्सेज से अपनी इनपुट लेता है, अपने अटॉर्नी जनरल को पूछता है, ठीक है ना, वो किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को पूछ लेता है, 4 लोगों से पूछता है, 4 मुख्तलिफ आरा आती हैं, उसमें लॉ मिनिस्ट्री की आरा को ठीक है आप ज़्यादा वजन दे देंगे राय को। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली ये भी तो है इन मैटर्स ऑफ स्टेट के अंदर, बाय लॉ यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई योर माइंड। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है पब्लिक ऑफिस होल्डर की। वो अपना माइंड अप्लाई करता है, वो कहता है अच्छा यार ये 3 एक तरफ हैं, अटॉर्नी जनरल साहब एक तरफ हैं, मैं इन 3 की बात को वजन ज्यादा देता हूँ, फैसला कर लेता है। राइट, जब आपके खुद भी मांगी हो तो, जब आपके पास कंफ्लिक्टिंग लीगल ओपिनियंस हो, ठीक, जब आपने अटॉर्नी जनरल से कहा उनका मौक़िफ़ अलग है, लॉ मिनिस्ट्री का आप कहते हैं मैं अटॉर्नी जनरल की बात मानता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की नहीं करता। दूसरी बात यह है कि ही इज़ नॉट एन एग्जीक्यूटिव हेड, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। नंबर 2, ये सारे के सारे जो इनके फंक्शंस हैं इसमें उनको गाइड करने के लिए मिनिस्ट्री है, और ये जो लॉ मिनिस्ट्री है या ये जो गवर्नमेंट है
ये गवर्नमेंट किसी पॉलिटिकल एजेंडा के साथ तो नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे अब 2-3 मिनट है, क्विक आप लोगों के दो क्विक आंसर्स भी चाहिए। ये 2-4 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, अब इनका स्टेटस क्या होगा? क्या अब नया बेंच बनेगा? या अफरीदी नहीं है यहाँ पे? फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इस पे वो सस्पेंड हुआ है जस्टिस बंदयाल वाले बेंच ने। अब जब नया आएगा तो क्या वो सस्पेंशन, अब नया बेंच बनेगा तो फिर हटेगी कि ऑटोमेटिकली वो अब बेंच डिसॉल्व हो जाएगा बिकॉज चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे? इसी तरह वो ऑडियो लीक्स वाला भी है, 2-3 और केसेस हैं। ज़रा मुझे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बताएं वेरी क्विकली। अली आपसे शुरू कर देता हूँ, उसका क्या स्टेटस होगा परसों के बाद? क्या वो सस्पेंशन ख़त्म हो जाएगी, बेंच टूट जाएगा, कि वो अब नया बेंच आके उसका कुछ करेगा? नहीं, सस्पेंशन तो रहेगी जिस तरह है। जो ऑर्डर पहले पास किया गया था वो उसी तरह रहेगा। लेकिन अगर कोई जज चला जाए, जैसा चीफ जस्टिस साहब अगर चले गए, तो फिर उसके बाद नया बेंच बनेगा, वो फिर उसी से आगे मामला चलाएगा, प्रोसीडिंग जहां रुकी थी। और फिर उनका बिल्कुल राइट है कि वो अपने ऑर्डर को, जो सस्पेंशन ऑर्डर है, उसको तब्दील कर दे। वो नया बेंच कर सकता है, लेकिन जब तक वो तब्दील नहीं होता वो ओरिजिनल ऑर्डर चलता रहेगा। बड़ा फटा पड़ा था। अच्छा से ये बताएं, ये बेंचेस की तश्कील पे अब वो कानून तो सस्पेंड हुआ हुआ, सब कुछ है, इस पे बड़ा क्लियर स्टांस लिया हुआ था फैज़ ईसा साहब ने। अब चीफ जस्टिस बन जाएंगे 48 घंटे में। अब आपके ख्याल में इनके आते ही फैसला ये जो भी हो, बाकी क्या बेंचेस ये नए वो 3 जजेस की कमेटी के थ्रू बनाएंगे, नजर आता है आपको, कि या खुद ही बनाएंगे आपके ख्याल में? जो कानून है वो, अनलेस जो कानून कहता है वो ये कि अगर कोई ऑर्डर हुआ है जिसमें कोई इंजंक्शन दिया हुआ है, अनलेस रिकॉल्ड वो चलेगा। वहाँ पे तो उन्होंने एक ऑर्डर भी पास कर दिया था गाजी फैज़ ईसा साहब ने कि ये बेंचेस की जो तश्कील है और ये केसेस उस वक्त तक ना लगाए जाएं जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। सो ऑटोमेटिकली नहीं होगा ये, इट विल बी हर्ड। और उसके ऊपर नज़ीर मौजूद है 7 जजेस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सस्पेंड नहीं कर सकते किसी भी कानून को। एक तो ये हो गया। दूसरा कि लेकिन ये पे कोई कदगन तो नहीं है कि 3 मेंबर्स बिठा के और नया बेंच बनाने की प्रैक्टिस शुरू कर? ये कोई कदगन नहीं, ये तो चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है ना। यही तो बात है कि फिर उसी जजमेंट का जिसमें कह दिया हुआ है कि चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, उसके तहत ही कैन आस्क द फुल कोर्ट। आप ख्याल में क्या होगा, बनाएंगे ये? लेट्स सी वो क्या कहते हैं। हंस की बात कर रहा हूँ। He is a man of his words. He will do what the law says and he will do what he has said earlier. आपके ख्याल में he will walk his talk? Oh yes, he does. अली, आपको क्या नजर आता है कि ये फैसले होते रहेंगे? आपके ख्याल में नए चीफ जस्टिस आके एक चीज प्योरली उनके हाथ में है कि बेंचेस बड़े कंट्रोवर्शियल रहे इस बारी? मेरा ख्याल है जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है राइटिंग में बार बार, और अपने शॉर्ट ऑर्डर्स में भी उन्होंने दिया है मौक़िफ़, और मेरा ख्याल है हर एक को पता है कि उनका क्या व्यू पॉइंट है। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो इसी व्यू पॉइंट को कायम रखेंगे, बिकॉज़ ये नहीं है कि वो जो चीफ जस्टिस बनने से पहले व्यू पॉइंट रखते थे वो एकदम तब्दील कर दें, क्योंकि उनके पास अब इख्तियारात आ गए हैं। वो जो कुछ कह रहे थे, असल में हमने काफी लोगों के चीफ जस्टिस बनने से पहले और बनने के बाद व्यू पॉइंट्स में फर्क आते देखा, मैं इसलिए पूछ रहा। नॉट दिस मैन। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मेरा अंदाजा यही है कि वो जो उन्होंने कहा है वो उसके मुताबिक ही अब एक्ट करेंगे। चले, इसी बात पे आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, एक तो नजर आ गया कि प्रेसिडेंट साहब, आई डोंट नो व्हाट टॉक ही वाज ट्राइंग टू वॉक, लेकिन हमें तो सब स्टम्बलिंग नजर आई है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज जब नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह मैं आपके पास आऊँगा अगले हफ्ते, तो तब तक चीफ जस्टिस बदल गए होंगे और एक रोस्टर भी आ जाना चाहिए, जस्टिस का रोस्टर भी उस दिन इशू हो जाएगा। तो पहला तो हम यही देखेंगे कि नए चीफ जस्टिस साहब काजी फैज़ ईसा, डज ही वॉक द टॉक? जो उन्होंने इतना एतराज़ात बेंचेस पे और इन चीज़ों पे किया, तरीक़ाकार पे, और बार बार कहा कि चीफ जस्टिस को नहीं इख्तियार 3 सीनियर मोस्ट जजेस में होना चाहिए, क्या उनका पहला जो हफ्ता रोस्टर होगा पहले हफ्ते का, क्या वो इसको जाहिर करेगा या नहीं करेगा? और अगर नहीं करता तो फिर इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रेन टू वॉच, बिकॉज अगर इतनी बेसिक बात पे वो बात ना चली तो फिर पता नहीं कौन सी बातें कहाँ से कहाँ जाएंगी। खैर देखेंगे। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।